एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फेब 2022 के इकोलॉजी के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में, और ये मैंने लिया है मेनली फ्रॉम शिफ्ट 2। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज वेल एज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। मेक श्योर इस सीरीज के मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो अगर आपको सारे क्वेश्चन आंसर देखने हैं अलग अलग यूनिट से तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी एज वेल एज आंसर या फिर ऑप्शन का ऑप्शन आईडी मैंने सब कुछ मेंशन करके रखा है, ताकि अगर आप ऑफिशियल आंसर की से मैच करते हैं तो आप थोड़ा सा रेलेवेंस पाएं। पहला सवाल है, यूज सोशल सोसाइटीज आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके थ्रू कैरेक्टराइज नहीं की जाती हैं यूज सोशल ऑर्गेनिज्म की सोसाइटीज? ऑप्शंस आर ऑल्ट्रिज्म, किन सेलेक्शन, गार्डिंग अगेंस्ट इंट्रूडर्स, इक्वल रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, इस कैटेगरी में जो आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे वो मेनली होंगे एंट्स, वास्प, टर्माइट्स, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें स्पेशल ये होता है कि स्पेसिफिक फीमेल जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उस पॉपुलेशन के वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव एक्टिव है उसकी मदद वो करते हैं एज अ वर्कर। तो हम कह सकते हैं ये बिहेवियर ऑल्ट्रिज्म में देखा जाता है, किन सिलेक्शन में भी इसका एग्जाम्पल है। और इसमें गार्डिंग भी मिलती है अगेंस्ट द इंट्रूडर्स, जो दुश्मन होते हैं उनसे गार्ड किया जाता है पॉपुलेशन को, लेकिन इसमें इक्वल रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक फीमेल ही होती हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं। जो रेस्ट मेंबर या फीमेल्स होती हैं दे आर स्टराइल, सो दैट इज वाई दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे ऑप्शन आईडी हो गया 8 to 8, दैट इज लास्ट ऑप्शन। That is equal reproductive opportunity is not a characteristic for the youth social societies. जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि ये आपको मेनली देखने को मिलेगा इंसेक्ट यूथ सोशलिटी जो है मैक्सिमम आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा हाइमेनोप्टेरा एंड आइसोप्टेरा में, जिसमें कि चले आते हैं एंट, बीज एंड वास्प, एज वेल एज आइसोप्टेरा में चले आते हैं टर्माइट्स। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ कार्बन इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ऐसा सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, बट इस बार इस क्वेश्चन को हल्का सा रीफ्रेम किया गया, मतलब थोड़ा सा पलटा गया है, लेकिन पूछा वही है जो पहले भी पूछा जा चुका है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम बच्चे जो थोड़ा अलर्ट होके पढ़ते हैं उनको ये पता भी होगा। ऑप्शंस आर एटमोस्फियर, द प्लांट बायोमास ऑन लैंड, सॉइल्स, द ओशन। तो ऑफकोर्स इसका लार्जेस्ट रिजर्वर जो है वो ओशन कहलाता है। तो ओशन में जो है आपको देखने को मिलेगा दैट इज the largest reservoir of the earth's carbon is located in the deep ocean with 37,000 billion tons of carbon stored. अगला सवाल, which of the following ecosystem is unique to India। यहाँ पे कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो कि काफी यूनिक है इंडिया के लिए? ऑप्शंस आर मैनग्रोव्स, कोल्ड डेजर्ट्स, माइस्टिका स्वैम्प एंड राइपेरियन फॉरेस्ट। तो इसका अगेन ये एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो एक डेटा टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया थर्ड, दैट इज ऑप्शन आईडी 795। सो माइस्टिका स्वैम्प आर द टाइप ऑफ द फ्रेश वाटर स्वैम्प। ये एक फ्रेश वाटर स्वैम्प माना जाता है, स्वैम्प फॉरेस्ट, और ये प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड होता है माइस्टिका स्पीसीज के थ्रू, इसलिए इसका नाम भी है माइस्टिका स्वैम्प्स। नेक्स्ट सवाल, Select the correct combination of factor which drive the extinction vortex। अब extinction vortex जो है, extinction factor दोनों पूरा सेम नहीं है। extinction vortex के लिए यहाँ पे आपके पास 4 अलग अलग vortices आते हैं, उसके बेसिस पे आपको देखना होता है। अब उन 4 vortices में जो अलग अलग फैक्टर मेंशन है ना, उन्हीं फैक्टर के बारे में आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन पिक करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कॉम्बिनेशन पिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तुक्का लगाना एक अलग चीज है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आप ऑप्शन पिक नहीं कर पाएंगे अगर आपने पढ़ा नहीं है। तो चलिए जरा सा देख लेते हैं कि एक्सटिंक्शन वर्टेक्स होता क्या है और कौन कौन से वर्टिसेस हैं एज वेल एज फैक्टर्स हैं, फिर हम ऑप्शन पे आएंगे। ओके, ये जो एक्सटिंक्शन वर्टिसेस है इसको कॉइन किया था गिलिपिन एंड सोलनाइन 1986, ठीक है। और ये एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट डिक्लाइन द पॉपुलेशन एंड describe the population that declining population undergo when a mutual reinforcement occur among the biotic and abiotic process that drive the population size downward to the extinction। तो इसमें जो है हम उन प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं
पॉपुलेशन के साइज को कम कर रहा होता है और साथ ही साथ उसके साथ साथ उसे एक्सटिंक्ट करवा रहा होता है, जिसमें चला आता है आर वॉर्टेक्स। आर वॉर्टेक्स किससे डील करता है? इट इज इनिशिएटेड व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस which facilitate a lowering of population size and corresponding increase in the variability। आर वर्टेक्स में हमको देखने को मिलता है कि डिस्टर्बेंस की वजह से जो है पॉपुलेशन साइज लो होता है एंड वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है देयर विल बी डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज। ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। अगला होता है डी वर्टेक्स। डी वर्टेक्स जो है इट इज इनिशिएटेड व्हेन पॉपुलेशन साइज डिक्रीज, वेरिएबिलिटी इंक्रीज such that the spatial distribution of population is also increased and the population become patchy or fragmented. Within these fragments local extinction rate increases। और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है लैंड का, उसमें जो है जो लोकल एक्सटिंक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट हमको ये मिल गया। नेक्स्ट एफ वर्टेक्स में आपको देखने को मिलता है इज इनिशिएटेड by decrease in the population size which lead to the decrease in the heterozygosity and therefore a decrease in the जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगोसिटी भी डिक्रीज हो रही होती है। ये हमारा फोर्थ मेन पॉइंट मिल गया, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, डिक्रीज पॉपुलेशन साइज मेक द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट मोर प्रोमिनेंट रिजल्टिंग इन द इंक्रीज रिस्क ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें कि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ज्यादा होने लगता है क्योंकि पॉपुलेशन का साइज छोटा हो गया, हेंस जेनेटिक ड्रिफ्ट ज्यादा होने लगता है। पॉपुलेशन छोटी हो जाती है तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म से ही ब्रीडिंग होने लगती है, जिसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ओके, लास्ट आता है ए वर्टेक्स इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑन द पॉपुलेशन ड्यू टू द पॉपुलेशन डिक्रीज साइज। अब ये जो हमने ऑप्शंस पढ़, आई मीन टू से ये जो हमने की पॉइंट्स पढ़े हैं, अब जरा से इसको हम मैच करते हैं और देखते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं। क्या हमने रिड्यूस पॉपुलेशन साइज पढ़ा? बिल्कुल, इसी की वजह से तो बाकी सारे फैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस होती है, बिल्कुल होती है। इनब्रीडिंग देखने को मिला, बिल्कुल मिला। तो ये तीनों ही ऑप्शन फिलहाल में हमको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वी कैन गो विद दिस। लेकिन बाकी क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पाए, देखते हैं। ई माइग्रेशन, क्या हमने ई माइग्रेशन का कोई पॉइंट पढ़ा? नहीं। नेक्स्ट, इमिग्रेशन, क्या हमने इमिग्रेशन का कोई फैक्ट पढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट भी हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा। तो हमारे पास जो आंसर हो गया यहाँ पर वो हो गया 785, दैट इज ऑप्शन आईडी 1। अगला सवाल है, रिसेंटली द भैरंग घाटी एरिया ऑफ द उत्तरकाशी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन सेंटर फॉर अ स्पीसीज रेफर टू एज अ घोस्ट ऑफ माउंटेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज दिस रेफर्स टू। तो उत्तरकाशी में जो है घोस्ट ऑफ माउंटेन किसको कहा गया है? मार्बल कैट, हिमालयन आइबेक्स, सर्दर्न कांग या फिर स्नो लेपर्ड? ऑफ कोर्स इट्स अ स्नो लेपर्ड। ये एक जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो तो। अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग। In 1960, the experiments were conducted to test the theory of island biogeography. The main finding of these studies indicate that above a long period of time, क्या होता है island biogeography में? The rate of extinction and colonization are not equal to each other. गलत। The colonization rate gradually exceed the extinction rate. No. The overall rate of colonization will be balanced by the rate of extinction. ये एक convincing statement है, right? The rate of colonization will continue to increase while the extinction rate will decline. No. So we can go with the option ID 804, that is third option. तो आप देख सकते हैं, Wilson of Harvard they develop a theory of island biogeography to explain such uneven distribution. They propose that the number of species on any island reflect a balance between the rate at which the new species colonize it and the rate at which the population established species become the extinct. तो देखिए इसी लाइन को लेकर तो इन्होंने सवाल पूछा है यहाँ पर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। पिक वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, करेक्टली डिस्क्राइब द पोइकिलोथर्मिक एक्टोथर्म्स। तो यहाँ पे थर्मल रेगुलेशन के बारे में बता के रखा है और आपको एक्टोथर्म के लिए यहाँ पर ऑप्शन पिक करना है। ऑप्शन आईडी में दो का कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ से सिर्फ 2 ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो एक्टोथर्म के लिए कौन कौन सा ऑप्शन सही है? इट यूज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। वो लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को लेते हैं ताकि अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। इट डज नॉट यूज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट के साथ एग्री करते हैं, आप बी के साथ एग्री नहीं कर सकते, दोनों अपोजिट है। नेक्स्ट है, इट कैन वैरी इंटरनल टेम्परेचर कंसिडरेबली, यस बिल्कुल वैरी करवा सकते हैं।
इट कैन मेंटेन द थर्मल होम्योस्टेसिस इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नो। तो अगर हम बात करें तो पॉइक्लोथॉर्म के लिए ए और सी ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन आईडी 1051। यहाँ पे बता के रखा है एंडोथर्म एंड एक्टोथर्म के बारे में कि एंडोथर्म जो है जैसे क्योंकि बर्ड एंड मैमल्स ये अपने मेटाबॉलिक हीट को यूज करते हैं ताकि ये अपना स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, जबकि एक्टोथर्म जो है लाइक लीजर्ड स्नेक दे कैन नॉट यूज द मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और वो क्या करते हैं इन्वायरमेंट की मदद लेते हैं टेम्परेचर के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अगला है कंसिडर द प्रीडेटर विद चॉइस बिटवीन द टू प्रे टाइप। प्रीडेटर के जो है दो प्रे की चॉइस है, एक है प्रे 1 और एक है प्रे 2। क्या बोला गया है? ओके, अ बिग प्रे P1 विच हैज अ एनर्जी वैल्यू E1, हैंडलिंग टाइम H1 एंड सर्च टाइम S1। इसके पास है E1, H1 एंड S1, एंड अ स्मॉल प्रे विथ एनर्जी वैल्यू E2, ओके, E2, handling time H2 and the searching time S2. According to the optimal foraging theory, when will the predator preferentially select the predator 2? आपको ऐसा कंडीशन यहाँ पिक करना है कि कब जो है प्रीडेटर जो है प्रे 2 को प्रेफर करेगा अपने मेनली शिकार के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन काफी सारे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपको ये थ्योरी पता है, दैट इज ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी। चलिए जरा सा पहले ज्ञान ले लेते हैं, फिर देखेंगे ऑप्शन क्यों सही होगा ये। OFT दैट इज ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी जो है ये बिहेवियरल इकोलॉजी का पार्ट है, और ये हेल्प करता है ये प्रिडिक्ट करने में कि एनिमल जो है अपने खाने को सर्च करते टाइम कैसे बिहेव करता है। उसकी मैक्सिमम स्ट्रैटेजी यही होती है कि उसको ज्यादा बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और उसको कॉस्ट कम पे करना पड़े, और इसकी मदद से हम ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने गोल को अचीव करने में कैसी स्ट्रैटेजी बनाता है। अब ये देखा जाए तो ई जो है हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, एच हम हैंडलिंग टाइम के लिए, एंड एस हम सर्च टाइम के लिए यूज करते हैं। तो जो मॉडल ऑफ चॉइस होगा, अगर एक बड़ा और एक छोटा प्रे है तो देखने को यह मिलता है कि अगर हम बात करें कि एक प्रीडेटर प्रे 1 को कब चूज करेगा, तो प्रे 1 को तब चूज करेगा व्हेन E1 डिवाइडेड बाई H1 इट इज ग्रेटर देन E2 डिवाइडेड बाई H2। इसी टाइम पे जो है वो प्रे 1 को प्रेफर करेगा और प्रे 1 को ही ईट करेगा, क्योंकि उसके पास हायर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा क्या कंडीशन ओरिजिनेट हो जिसकी वजह से वो प्रे 2 को प्रेफर करे, तो वो प्रे 2 को कब प्रेफर करेगा? व्हेन E2 डिवाइडेड बाई H2 इट इज ग्रेटर देन E1 डिवाइडेड बाई H1 प्लस S1, जहां पे S1 जो है सर्च टाइम है प्रे 1 के लिए। तो अगर ये कंडीशन होता है तभी वो प्रे 2 को प्रेफर करेगा। अब अगर ध्यान दे तो हमसे भी सवाल में तो यही पूछा था, सब कुछ वही कंडीशन देके रखा है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा विकिपीडिया पे एज इट इज, वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है। तो हमारे पास भी ऑप्शन है E2 डिवाइडेड बाई H2 इट इज ग्रेटर देन E1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट H1 प्लस S1। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमको देखने को मिलेगा कि प्रे 2 को प्रेफर किया जा रहा है। When the abundance of prey 1 is very high, no. When the abundance of prey 1 and prey 2 are equal, no. When the E2 divided by H2 is equals to E1 divided by H1, no. हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अगला सवाल है when the species express a suite of correlated trait, example behavioral, morphology, function, within a given context or across context, it is referred to। तो अगर एक जैसी चीजों को एक मतलब कि कोरिलेट किया जाए या फिर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर या फिर एक कॉन्टेक्स्ट के अराउंड में अगर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अ बिहेवियरल सिंड्रोम इट इज अ सूट ऑफ कोरिलेटेड बिहेवियरल एक्सप्रेस आइदर विद इन अ गिवन बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल हो गया कोरिलेशन बिटवीन दी फॉरेजिंग बिहेवियर इन अ डिफरेंट हैबिटेट, या फिर अक्रॉस अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जिसमें कि अलग अलग बिहेवियर को एक साथ रखा जाएगा, जैसे कि हो गया फीडिंग, एंटी प्रीडेटर, मेटिंग, एग्रेसिव बिहेवियर, डिस्पर्सल बिहेवियर। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, ये एक जर्नल से मैंने लिया है ये सारे फैक्ट्स को। अगला सवाल है फ्रेगमेंटेशन ब्रेकअप contiguous tract of the natural habitat into a smaller patches in a fragmented landscape where a previously
Large forest has become a mosaic of patches of different sizes. The following statement can be made about the fragment size and its species diversity. तो यहाँ पे ऑप्शन में दे के रखा है, आपको पिक करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन. Smaller fragment will always have a lower species richness than the larger fragment. Yes, this could be the chance. अगर हम distance को consider ना करें तो, ठीक है, तो we can say that yes, this is true. Species richness will depend upon the fragment size. Yes, species richness will depend upon the physical connectivity between the fragments. हम मान सकते हैं. Species richness cannot be compared between the large and the small fragment. गलत. अब देखा जाए तो यहाँ पे A, B and C तीनों स्टेटमेंट समहाउ सही लग रहे हैं, बट यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन दिया है, तो वी कैन से कि A, B, C तीनों ही सही है. तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो CSI ने इसका एस्ट्रिकॉट मार्क किया है, यानी आप कोई भी ऑप्शन पिक करेंगे आपका आंसर सही माना गया होगा. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ डिस्पर्सल बिहेवियर इन विच द ऑर्गेनिज्म मूव अवे फ्रॉम द न्यूट्रल होम. अगर डिस्पर्सल बिहेवियर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा जो है एज अ फंक्शन काम नहीं करता है. ट्रैकिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए डिस्पर्सल होता है. प्रोवाइडिंग मेटिंग अपॉर्चुनिटी इसके लिए भी होता है. प्रिवेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन, स्पीसीज एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए डिस्पर्सल जैसा तो हमने कंसेप्ट नहीं देखा है. नेक्स्ट, अवॉइडिंग पैथोजेंस, इसके लिए डिस्पर्सल हो सकता है. तो हमारा आंसर हो गया थर्ड, जो कि थोड़ा सा ऑड था, ऑप्शन आईडी 1095. अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग. और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के सवाल जो हैं आप थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कीजिए. आप साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन पे सवाल काफी ज्यादा आने लगे. अब ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन है. अब आपको सब कुछ पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो कॉमन है उसके थ्रू हम सही आंसर पे पहुंच सकते हैं. जैसे कि फिलहाल में मैं अगर देखूं तो इस पूरे टेबल में मुझे ये एक नोन लग रहा है, ये नोन और ये नोन, ये तीन ऑप्शन मुझे नोन लग रहे हैं, मतलब मुझे इनके बारे में पता है. इन दो के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, तो क्या मैं इन तीनों के थ्रू भी सही आंसर पे पहुंच सकती हूँ? देखिए जरा, रॉबर्ट मैकार्थर एंड ईओ विल्सन ने, इन्होंने आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी दी थी, फोर्थ ऑप्शन. तो मैं देखूं अगर ई का 4 तो सिर्फ इस ऑप्शन में है. थोड़ा सा और कंफर्म हो जाते हैं. एल्फ्रेड वेलेस जो है, जस्ट लाइक डार्विन, इन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया था कि इवोल्यूशन के पीछे जो है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आती है. अब अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देके रखा है, तो हम इसके साथ सेकंड ऑप्शन मैच कर सकते हैं. तो ए का हो गया 2, बाकी ऑप्शन आप मैच कर लीजिए. दैट इज बी का हो गया 3, दैट इज कोनार्ड लॉरेंस ने जो है इथोलॉजी का कंसेप्ट दिया था. जोसेफ बैंक ने जो है यहाँ पर कंसेप्ट दिया था यहाँ पर बॉटनी का. एंड ईओ विल्सन, इन्होंने जो है सोशियो बायोलॉजी का कंसेप्ट दिया था. इस हिसाब से देखें तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, दैट इज ऑप्शन आईडी 1068. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेट इज मोस्ट लाइकली इन अ स्पीसीज व्हेन मैटरनल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई. जब मैटरनल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है तो इनमें से कौन से फीचर देखने को मिलते हैं? मैटरनल इन्वेस्टमेंट हाई होने का मतलब हो गया कि क्या मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट मिलेगा और हाई मैटरनल मोर्टालिटी होगी. मैटरनल मोर्टालिटी हाई होने से फिर इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? गलत. नेक्स्ट, स्लो डेवलपमेंट रेट, नो. फ्यू रिप्रोडक्टिव इवेंट, यस. एंड लो मैटरनल फिकंडिटी, यस. ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमको मिला है. नेक्स्ट, फ्यू रिप्रोडक्टिव इवेंट एंड हाई मैटरनल मोर्टालिटी, नो. ठीक है, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन आईडी 1103. अगला सवाल पूरा का पूरा फैक्ट पे है. आपने ये केसेस पढ़े हैं तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे. बोला है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज दैट इज इन कॉलम X एंड द नोन कॉज ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन इन द कॉलम B. तो यहाँ पे जो है इन्होंने दो कॉलम दे के रखा है, आपको यहाँ पे स्पीसीज और उनके डिक्लाइन होने का रीजन बताना है. अब अगर जब मैंने इस ऑप्शन को पढ़ा तो मुझे सिर्फ दो ऑप्शन पता थे, दो स्पीसीज का रीजन मैंने कहीं रैंडमली पढ़ा था, बाकी का मुझे नहीं पता. तो मैंने ट्राई किया कि क्या उन दो के बेसिस पे भी मैं सही आंसर पे पहुंच सकती हूँ. जैसे कि मुझे शेलफिश का पता था, जिसका वजह जिसके डिक्लाइन होने का रीजन था मिथाइल मर्करी. तो मैंने सी का 1 मैच कर दिया. सी का 1 देखिए सिर्फ 2 में है, जिसकी वजह से मैंने पहला और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया. अब मेरे पास जो ऑप्शन था वो था हनी बी का. ठीक है, मैंने हनी बी के बारे में कहीं एक रैंडम बेसिस पे पढ़ा था, ऑल्दो आई वॉज नॉट श्योर, बट फिर भी मैंने मैच करके देखा तो इट गॉट मैच. दैट इज नियो निकोटिनॉइड्स, इसके पीछे का रीजन था.
इनके पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने के पीछे, तो ये 4 हो गया। अगर मैं ये देखूं तो मुझे सिर्फ यही 2 ऑप्शन पता थे और मैंने इन्हीं दोनों ऑप्शन से सही मैच कर लिया। बट ऐसा हो ही सकता है कि आपको ऐसे पता हो भी और ना भी हो, क्योंकि ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि बच्चा इसको कॉमन सेंस से कर लेगा। ठीक है, मैक्सिमम ऐसा होगा कि अगर आपने पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे। तो हम जो है सेकेंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, दैट इज ऑप्शन आईडी 1058। आप चाहें तो इन सब के बारे में रीड आउट करके कुछ नोट्स बना सकते हैं कि इनके पीछे का ये जो पर्टिकुलर रीजन है वो क्या है और कैसे है। जैसे कि बी के लिए जो है वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन, दैट इज द डिक्लोफेनाक, एंड मिनाओ के लिए जो है वी कैन गो विद द सिंथेटिक एस्ट्रोजन सेकेंड। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द इकोलॉजी क्वेश्चंस। ये कुछ इकोलॉजी के क्वेश्चंस थे। अगले वीडियो में हम इवोल्यूशन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।